लास्ट टाइम जहां तक हुआ था, सुनो, लास्ट टाइम जहां तक थ्योरी हुई थी, आखिरी लाइन मिलाओ, लिखा गया था दिस आल्सो रिकॉल्स दैट वेरिएबल xv1 xv2 so on xvm, लास्ट वाली लाइन मिलाना, आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल एंड रिमेनिंग n वेरिएबल्स आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। जो आपके xv1 xv2 xv3 so on आए थे, इनको हम लोगों ने बेसिक वेरिएबल कहा था, और बाकी जो छूट गए थे इनको हम लोगों ने क्या कहा था, नॉन बेसिक वेरिएबल। अब डबल स्टार बना करके उसी के आगे से लिखना, corresponding to any corresponding to any vector xb, corresponding to any vector xb, वेक्टर xb का मतलब होता है जो बेसिक वेरिएबल में आपके मौजूद वेक्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। द m component रो वेक्टर, जिसको हम कहते हैं cb का मतलब कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, ठीक। cb containing the constant from the objective function z is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 plus up to so on plus cn xn plus cn xn is associated, आगे उसी में लिखना, is associated, लिखो तब समझाते हैं, is associated with the basic variable that is cb is equal to cb1 cb2 up to so on cbm। ये हम तुमको अभी केवल नोटेशन बता रहे हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन ये नोटेशन काम आएगा थोड़ी देर के बाद, न्यूमेरिकल को लगा देना। ये लाइन लिखो, तुम समझाते हैं क्या। ये बताओ, अपने पास एक कॉलम होता है जिसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल, हाँ है ना, जो यहाँ पर मौजूद होता है बी, कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल। अगर तुमको वो पूरी की पूरी टेबल याद आ रही हो तो यहाँ पर बी होता था, बी में कौन लिखे जाते थे, बी में वो लिखे जाते थे जो वेरिएबल बेसिस में इंटर करते थे। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो बेसिस में x2 इंटर किया, बेसिस में x1 इंटर किया, और बेसिस में कौन इंटर किया, x4 इंटर किया, तो मेरे लिए जो xb होगा ना, जिसको कहते हैं बेसिस वेक्टर बोला जाता है, मेरा बेसिस वेक्टर कौन होगा, ये होगा x2 x1 और कितना हो जाएगा, x4 हो जाएगा। ये रहा। अब दूसरी बात, अगर ये लोग बेसिस में आए हुए हैं तो निश्चित तौर पर जो बगल में कॉलम होगा cb कॉलम कौन होता है, cb कॉलम का कोफिशिएंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल, वो वेरिएबल जो बेसिक में चले आए हैं उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है इसमें वो लिखा जाएगा। मान लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनका कोफिशिएंट कितना होगा, 5, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट 6 होता, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x4 का कोफिशिएंट कितना होता, 2 होता। क्लियर हुआ। तो ये मेरा पहला बेसिक वेरिएबल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते cb1, यानी कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट बेसिक वेरिएबल। क्लियर हुआ। वो अलग बात है, ये एक्चुअल में मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कौन है, c2 है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन होता है, c1 x1 c2 x2 c3 x3 ये रहे, जिसमें x2 के कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, c2 से।
लेकिन जब आप केवल बेसिस को ध्यान में रख करके बात कर रहे हो तो आप इनका नामकरण संस्कार बेसिस के आधार पर करोगे, और बेसिस में ये सबसे पहला वेक्टर बन करके सामने आया है, तो इसीलिए बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट में इसको एक नया सिंबल चिपकाया जाएगा और कहा जाएगा CB1 इज इक्वल टू कितना 5, और एक्चुअल में CB1 कुछ और नहीं बल्कि कौन होगा। समझ में आई बातें? अगला सुनना, ये कौन है? ये मेरे बेसिक वेरिएबल के, ये मेरे बेसिस में मौजूद सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट है, तो इसको हम कहेंगे CB2। लेकिन दुनिया पूछेगी कि एक्चुअल में CB2 कौन है, तो हम कहेंगे CB2 है X1, और X1 का कोफिशिएंट वहां पर कौन है C1, तो ये कौन हुआ C1 हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? ये मेरे बेसिस में मौजूद थर्ड वेरिएबल का कोफिशिएंट है, तो इसको हम कहेंगे CB3, यानी द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड बेसिक वेरिएबल। पढ़ना आया? C फॉर कोफिशिएंट, 3 फॉर थर्ड और B फॉर बेसिक, कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड बेसिक वेरिएबल। और एक्चुअल में ये किसका कोफिशिएंट है? X4 का, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में X4 का कोफिशिएंट कौन है? C4, तो यानी CB3 इज नथिंग, इट इज C4। तो मेरे पास यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, करस्पॉन्डिंग टू एनी XD। आपको हर बार हर इटरेशन पे कोई भी बेसिस वेक्टर मिल रहा हो, हर बेसिस वेक्टर के करस्पॉन्डेंस में द m कंपोनेंट रो वेक्टर CB, जो आपका रो वेक्टर CB बन रहा होगा, कंटेनिंग द कांस्टेंट, वो अपने पास कांस्टेंट रखेगा, और ये कांस्टेंट कहां से उठ के आएंगे? फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस, वो आपके इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से निकल करके आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे। आगे कह रहे हैं इज एसोसिएटेड विद द बेसिक वेरिएबल, और ये सब लोग हर एक कांस्टेंट किसी ना किसी बेसिक वेरिएबल के साथ अटैच होगा। एसोसिएटेड का मतलब साथ में जुड़ा रहना, अटैच होगा, दैट इज आपका कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल का रो वेक्टर बनेगा CB1, CB2 सो ऑन CBM, क्योंकि आपने इनिशियल में कितने बेसिस में माने हुए हैं? टोटल m माने हुए हैं। ये बातें सबको समझ में आई हैं? क्लियर हुआ? कल को न्यूमेरिकल को लगाने के दौरान हम यही सारी बातें लिख रहे होंगे, इसीलिए ये सिंबल यहीं पर समझना जरूरी है। क्लियर हुई ये बातें? कुछ है नहीं, बस केवल जब तक कोई कहीं और है, जब तक कोई कहीं और है तब तक आप उसको चाहे जिस नाम से जानो, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गया तो अब आपको उसको एक नया नाम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मली लोग ऐसे वैसे घूमते रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ठीक है ये भी है, परिचित हैं, ये भी है, और आप किसी को गेस्ट बना दो, उसी आदमी को मेहमान बना दो, तो अब तक वो यूं ही घूम रहा था, अब आपने उस आदमी को क्या कर दिया? मेहमान बना दिया। मेहमान बना दिया तो अब जब वो आएगा तो आप उसको माला वाला पहनाओगे, अब आप उसको कहेंगे हमारे चीफ गेस्ट हैं। आज तक तुम उसको कहते थे कुकुर स्टारत है, और अब तुम उसको कह रहे ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। मतलब भाव बदल गए आपके, आदमी वही है, कोई दूसरा नहीं है। और जैसे फंक्शन खत्म होगा फिर कहोगे कुकुरे रहा ही, तो 2-2 मिनट पे आपके भाव बदल सकते हैं। और सेम कंडीशन इनके साथ हो रहा है। जब कोई बेसिस में इंटर कर रहा है वो मेरे लिए खास हो रहा है, जब कोई बेसिस में इंटर कर रहा है वो मेरे लिए खास है। क्यों खास है? उसका रीजन है, अगर आप बेसिस में इंटर कर गए तो आप CB वाले कॉलम में अपना कोफिशिएंट डाल दिए, हाँ या ना? और CB वाला जो कॉलम है यही इस्तेमाल किया जाता है नीचे ZJ को कैलकुलेट करने में, हाँ या ना? तो अगर आपने एक भी बेसिस वेरिएबल के कोफिशिएंट में बदलाव कर दिया तो क्या नीचे पूरा ZJ तबाह हो जाएगा कि नहीं? और एक बार ZJ तबाह हुआ तो CJ माइनस ZJ बदलेगा, CJ माइनस ZJ बदलेगा तो आपकी ऑप्टिमलिटी का क्राइटेरिया भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इसीलिए ये मेरे लिए। चले आगे। अभी घटाना ना, कॉन्वेक्स सेट वाला जो मामला है, कॉन्वेक्स सेट वाला, ठीक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर यही शॉर्ट बातें लिखने को आती हैं। कॉन्वेक्स सेट वाला मामला तुमको यहाँ चाहे बुलाएंगे नहीं, तुमको हम कॉन्वेक्स सेट वाला मामला वीडियो लेक्चर से लेंगे, ठीक है? वो हम पढ़ाएंगे जरूर, उसके लिए बेफिक्र रहो कि वो छूटने वाला, छूटे उठेगा नहीं। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस मेरी नज़र में खास है, मेरी नज़र में इसलिए खास है, वो अलग बात है 10 साल से पूछा नहीं गया, लेकिन ये अलग से ही नजर आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक आध क्वेश्चन लॉन्ग में अगर चिपका दिया तो बड़ा आसान क्वेश्चन चिपकाते, बहुत आसान चिपकाते हैं। मतलब ये मान के चलो सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा वो उसी दिन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा जिस दिन वो कहेगा पहले सिंपलेक्स मेथड से लगाओ और जो आता है उसमें बदलाव करके बताओ, और ऐसा वो कम करेंगे। नॉर्मली वो कैसा क्वेश्चन देते हैं, वो कहते हैं हम आपको एक टेबल परोस करके दे रहे हैं, ये टेबल ऑप्टिमम टेबल है, मतलब ये आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे रही है, आप डिस्कशन कीजिए इस टेबल में अगर C4 की लिमिट क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, C4 की लिमिट क्या होगी कि C4 कहां से कहां तक बदले कि आपकी ऑप्टिमलिटी डिस्टर्ब ना हो।
वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जानते हो कुल कितनी लाइन में लगता है? 6 लाइन में लग जाता है, केवल 6 लाइन में। और 6 लाइन में वो आपको आराम से 10 नंबर दे करके जाता है। इसलिए जिस दिन पूछ लिया उस दिन अपने काम आसान हो गया। इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है। चलो लिखना। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर तुम समझ गए हो CB1, CB2, CB3 का मतलब, तो हम ना लिखाएं। और अगर ना समझ गए हो तो मेरे को एक लाइन वहां पर लिखानी पड़ेगी, द सबस्क्रिप्ट आई। जैसे CBI लिखा गया तो जो सबस्क्रिप्ट आई है शोज दैट, वो दिखाता है CBI इज द कोफिशिएंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल XBI। वो आपके कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल XBI है इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मेरे ख्याल से इस लाइन को लिखने का कोई मतलब नहीं है, ना लिखे समझ जाओगे। बस ऐसे याद करना है। जब हम बोले CB1 तो तुम पहले बोला कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट बेसिक वेरिएबल, CB2 कोफिशिएंट ऑफ सेकंड बेसिक वेरिएबल, CB3 कोफिशिएंट ऑफ थर्ड बेसिक वेरिएबल। अब बेसिस में जो जिस नंबर पर आ रहा है उसी नंबर पर आप उसको अडॉप्ट करोगे। क्लियर हुआ? तो इसको लिखाना ही है, ठीक। लिखना। अब हेडिंग डालो। अब हम चेंजिंग बताते हैं। चेंज इन द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चेंज इन द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। रेडी है? चेंज या चेंजेस लिख रहा, चेंजेस इन द कोफिशिएंट नहीं समझे? अच्छा हाँ, अब शुरू हो चुका है। हाँ सुनो, ये जो नोटेशन चल रहा था, ये नोटेशन वाला कहाँ पर था? नोटेशन पीछे वाले में लिखे थे ना। अब मेन पेज पर आ जाओ। अब यहाँ से मेन पेज पर आ जाओ। अच्छा, हम ये भूल ही गए थे कि हम कुछ पेज छुड़ाए थे। समझ पाए तुम लोग? मेरे से ज्यादा समझदार हो, समझ पाए ना? ये हम जो लिखवाना शुरू किए थे सम नोटेशन को हमने कहा कॉपी पलटो, पीछे के पन्ने पर लिखना। हाँ, अब तुम आ जाओ मेन पर, जहां तुम सेंसिटिविटी एनालिसिस लिख रहे थे, अब वहां चले आओ। क्लियर हुआ? जहां लेमा प्रूफ किए थे, अभी नहीं, लेमा के पास आए, वहां पर हेडिंग डालो, चेंजेस इन द कोफिशिएंट CJ, चेंजेस इन द कोफिशिएंट CJ ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सुनो, किसी भी प्रॉब्लम में टोटल 3 बदलाव किए जा सकते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपको मैक्सिमाइज z दिया गया है, समझो बात, मैक्सिमाइज z आपको दिया गया है 2x1 + 3x2 + 3x3, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको लिख दिया गया, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x1 + 3x2 ≤ 2, 5x1 + 3x2 - x3 ≤ 8 लिख दिया गया। टोटल 3 जगह के बदलाव पॉसिबल है। कहां के? वो सुनो। पहला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट में बदलाव कर दिया जाए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट में बदलाव कर दिया जाए, किसी एक कोफिशिएंट में या किसी 2 में बदलाव कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठा, जब आप इनमें बदलाव करते हो तो ये तो 2 हिस्से में बटे पड़े हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा ये है कि वो कोफिशिएंट बदलेंगे जो बेसिस में मौजूद है, मतलब उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बदलना जो बेसिस में मौजूद है। एग्जांपल के तौर पर, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपके बेसिस में x1 चला गया और कौन चला गया? x2। क्या आपके बेसिस में x3 गया? नहीं गया। आपने x3 के कोफिशिएंट में बदलाव किया। आपको पूरा सवाल लगाने के बाद कोई कहा कि देखो ये सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई, जो कोफिशिएंट 3 लिखा गया था ये एक्चुअल में 3 नहीं बल्कि कितना था? 4। बदलाव आया कि नहीं आया? तो जब ये 4 था तो वो आपसे पूछेगा क्या ऑप्टिमैलिटी डिस्टर्ब हो गई कि नहीं हो गई। तो आपका दिमाग पहले जाना चाहिए कि ये किस वेरिएबल में बदलाव किए हैं। इन्होंने उन वेरिएबल पर बदलाव किया हुआ है जो आपके बेसिस में मौजूद नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? पहला काम ये हुआ। दूसरा, अगर उसने इसको कहा ये तो 3 ही है, उसने आपको कहा यार ये वाला 3 ना, ये कितना था? 4। तो अब उसने किसके कोफिशिएंट में बदलाव किया है? x2 के। लेकिन x2 वो वेरिएबल है जो कहाँ मौजूद है? बेसिस में। तो 2 डिस्कशन आपका ये निकल करके आया। पहला, चेंज इन द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, चेंज इन द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, और उसमें 2 कैटेगरी, एक उस वेरिएबल के कोफिशिएंट में बदलाव करना जो बेसिस में है, दूसरा उस वेरिएबल के कोफिशिएंट में बदलाव करना जो बेसिस में नहीं है। पहला तो ये हो गया।
दूसरा केस सुनो क्या है, दूसरा केस राइट हैंड साइड का कांस्टेंट जो आपका ये bi लिखा जाता है इसमें बदलाव कर देना, ये आपका सेकंड बदलाव होता है। और तीसरा बदलाव, ये जो कांस्टेंट लिखे गए हैं इनके कोफिशिएंट यानी aij में क्या कर देना, बदलाव कर देना। तुम्हारे लिए सबसे मेन है ये वाला है, सबसे मेन यही वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन उठता है तो मान के चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन यहाँ से बदलाव कर देगा और बहुत आसानी से डील होता है। इसी को सबसे पहले डील कर रहे हैं, यही लिखा गया है। चेंजेस बदलाव तो कर रहे हैं लेकिन किसमें, इन द कोफिशिएंट सीजे ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसकी दो कैटेगरी लिखना। कंसीडर, लिखने की शुरुआत करो। कंसीडर मैक्स जेड, मैक्स जेड इज इक्वल टू सी एक्स। कंसीडर मैक्सिमाइज जेड, अभी याद रखना हम वेक्टर वेक्टर नहीं लगा रहे, ये सब मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा जाता है, क्लियर है। कंसीडर मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू, और ये जिन कांस्टेंट को सब्जेक्ट करता है वो है ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक, जहां पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू नल वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। हम ये मान रहे हैं ये हमको दिया गया कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन है, xb है, ठीक। लिखना फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच xb is the optimum solution, is the optimal solution, xb is the optimal basic feasible solution, optimal basic feasible, optimal basic feasible solution, ठीक। एंड और इसके साथ ही साथ, ठीक, कैपिटल B is an optimal basic matrix, optimal basic, लाइट ही नहीं है, optimal basic matrix लिखना। और कैपिटल हाँ वो भी यहाँ की सबसे पहली है, पहले हम लोग जब पढ़ाते थे तो लगी है क्या, किसकी एमसीबी की चॉइस कैसी होती है, ऐसी होती है एमसीबी की, यही होती है कि दूसरी होती है, मेरे हिसाब से तो यही होती है ना, हो सकता है तुम्हारे घर में उल्टी लगी हो, मेरी हम थोड़ी कुछ कहें। भी नहीं कहते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं ना, अपने बहुत सीधे, तुम लोग खाली हमको बदनाम करते हैं। जलेबी कितनी मीठी होती है वो सोचो, अगर हम जलेबी है तो बहुत मिठास वाले हैं, टेढ़ी भी है। ये सुनो ना, ये बताओ तुम लोग बदनाम तो इतने अच्छे से कर रहे हो, पार्टियां किसकी वजह से पाए हो, आपकी वजह से सर, तब फिर हमें बदनाम कर दोगे, आप न लगाए होते ना, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है ना, मिला करके तुम लोग मेरी आदत सीख गए हो, अपने को सही कहना है, मतलब चाहे जो होता है। चल लिखो, V is an optimal basic matrix। हम ये मान रहे हैं, सुनो, अपने लोग ये मानते हैं, माना ये जो प्रॉब्लम दी गई है ये है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू cx, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है ax इज इक्वल टू b, जिसके लिए जो ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकल करके आता है वो कौन है, xb। ये आप मान रहे हो कि माना आपको जो भी प्रॉब्लम दी गई उसका बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन निकल करके आया उसको आपने सजा दिया। ये बताओ बेसिस, जब आप बेस्ट सॉल्यूशन निकालोगे तो बेसिस में कुछ लोग जाएंगे, हाँ या ना, ये बात सहमत हो? तो मान लो बेसिस में गया x2 और बेसिस में कौन गया, x1, और सामने आपने देखा तो आपको xb वाले कॉलम में इसकी वैल्यू नजर आई 3 और इसकी वैल्यू नजर आई कितनी, 4। तो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या आया, आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया x1 बराबर 4, x2 बराबर कितना 3, लेकिन लिखा तो इसी क्रम में जाएगा जिसमें मिला है। तो आपका xb कौन बना, आपका xb बना x2 और कितना x1, और ये एक्चुअल में कौन है 3 और कौन है, क्लियर हुआ? वहां उसी xb की बात कर रहा है, कह रहे हैं फॉर विच, जिसके लिए xb इज द ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन एंड कैपिटल B इज एन ऑप्टिमल बेसिक मैट्रिक्स। और कैपिटल B कौन है, वो आपकी ऑप्टिमल बेसिक मैट्रिक्स है, ठीक। ऑप्टिमल बेसिक मैट्रिक्स आपको कहां मिलेगी, जो वेरिएबल बेसिस के बाहर रह गए हैं
उनके कॉलम को देखो, उनके कॉलम जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में उनको उठा लो, जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी ऑप्टिमल बेसिक मैट्रिक्स होगी। तुमको रैंक निकालते वक्त याद आया होगा या इनवर्स निकालते वक्त हम बार बार बताए हैं, एक मैट्रिक्स लिखी जाती थी, उसके बगल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते थे, इस पर रो ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते थे, उसी दौरान ये बदलता था। जब ये आइडेंटिटी बदल जाता था तो ये जहां पहुंचता था वो मेरा कौन होता था, ए का इनवर्स होता था। तुम्हारे पूरे टेबल में यही हरकतें होती हैं। पूरे टेबल में जब आप स्लैश या सरप्लस वेरिएबल डालते हो तो उधर आइडेंटिटी का कॉलम बनता है और इधर आपकी मैट्रिक्स बनती है। जैसे जैसे आप ऑपरेशन लगाते जाते हो, फाइनल टच जब आता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर शिफ्ट हो जाती है, उधर एक नई मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाती है। जो उधर प्रोड्यूस हुआ ना वही आपका कौन होता है, बेसिक इनवर्स मैट्रिक्स होती है, बी इनवर्स। क्लियर हुआ? इसीलिए हम तुम लोगों को ना आसान पहले पढ़ाए। मेरे को पता था ये चैप्टर ऐसा होगा ना जिस चैप्टर में जबरदस्त दिमाग लगता है कि आपको विजुअलाइजेशन खूब अच्छा होना चाहिए, तब हम इसको लास्ट में लेकर के आते हैं। हर साल हम इसको लास्ट ही लेकर आते हैं, कभी हम इसको बीच में नहीं लाते। और हर साल भला यही होता है कि सेंसिटिविटी के क्वेश्चन ऐसे ही छुड़ जाते हैं। लिखना आगे देखो, देन बी है, लिखना देन बी है, देन बी है एक्स बी इज इक्वल टू। अब सुनो, तो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन होता है? जब आपको इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाती है तो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन मैट्रिक्स की दुनिया में लिखा जाता है एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स। जो आपकी बेसिस मैट्रिक्स आई है उस बेसिस मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी। ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक्स बी इज इक्वल टू बेसिस मैट्रिक्स इनवर्स बी इनवर्स और आपका कांस्टेंट वेक्टर जो आपका उधर पड़ा होता है b1 b2 b3 वाला, उसको उठा करके मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर बी। लिखना ऑब्वियसली, स्पष्टता, ऑब्वियसली इक्वेशन टू शो दैट obviously equation to show that if b change equation to show that if b change some component if b change some component cj of vector c then xb will not change, then xb will not change। तुम लिखो, हम समझाते हैं कैसे। xb will not change, ब्रैकेट में लिखना xb is independent of c, तुम केवल इसको लिखो, हम समझाते हैं वो कैसे नहीं करेगा। लिख लिए, दिमाग दो। कितना लिखा गया है? ऑप्टिमम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एक्स बी बराबर कितना लिखा गया है, बी इनवर्स, और इधर कितना लिखा गया है? बदलाव किसमें किया गया? C1 C2 C3 C4 अप टू सो ऑन Cn में से किसी एक में बदलाव हुआ। हाँ या XB को जब आप देख रहे हो तो XB केवल दो लोगों पर डिपेंड करता है। किस पर? एक तो वो राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट B पर डिपेंड करता है, दूसरा को आपकी आई हुई जो बेसिस मैट्रिक्स है उस बेसिस मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, हाँ या ना? तो अगर आपको एक बार बेसिस मैट्रिक्स मिल गई तो क्या ये बदलने वाली है? नहीं बदलने वाली है। आपने किस में बदलाव कर दिया? आपने कोफिशिएंट में बदलाव कर दिया, और कोफिशिएंट में बदलाव किया तो उसकी वजह से अब ये बेसिस मैट्रिक्स बदलने वाली नहीं है। कांस्टेंट आपके ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं। तो उनमें बदलाव करने के बावजूद भी ना तो इसमें कोई बदलाव आया ना तो इसमें कोई बदलाव आया, तो क्या आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन में कोई बदलाव आने वाला है? नहीं आने वाला। इसीलिए उसने लिखा हुआ है
ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 2 शो दैट, ये इक्वेशन आपको साफ सुथरे तौर पर बताता है इफ वी चेंज, अगर हम बदल देते हैं सम कंपोनेंट cj ऑफ द वेक्टर कैपिटल C, अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाकर के कोई कंपोनेंट बदल भी देते हो देन xb विल नॉट चेंज, तो आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया हुआ है वो चेंज नहीं होगा। xb इज इंडिपेंडेंट ऑफ C, वो आपके कोफिशिएंट से पूरी तरह से कैसा है, इंडिपेंडेंट है। इतनी बातें क्लियर है? लाइन चेंज करते हैं। आल्सो xb विल ऑलवेज रिमेन्स, आल्सो इसके साथ ही साथ आल्सो xb विल ऑलवेज, xb विल ऑलवेज रिमेन्स बना रहता है, रिमेन्स बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक। बट लेकिन, बट हाउएवर, हालांकि, बट हाउएवर द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, बट हाउएवर द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन डेल्टा जे, जिसको हम लोग कहते हैं ZJ माइनस CJ, घबराना मत, हम तुमको जितना करवाए हैं वो क्या करवाए हैं, CJ माइनस ZJ, इसीलिए तुमको बता दिए चाहे तुम CJ माइनस ZJ निकालो चाहे ZJ माइनस CJ, बस एक चीज का बदलाव करना, जब हम CJ माइनस ZJ कर रहे थे तो हमारे लिए ऑप्टिमैलिटी क्या था, ऑल CJ माइनस ZJ लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ये करेंगे तो क्या होगा, ऑल ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सारे पॉजिटिव बचने चाहिए। एक्चुअली वो ज्यादा बेहतर है, पता नहीं क्यों इसको लेके चलते हैं, लेकिन अच्छी बात है ये भी लेना, वो इसलिए बेहतर है ना, वो आपको एक्चुअल फिजिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा है। जब आप CJ माइनस ZJ निकालते हो और मान लो कोई CJ माइनस ZJ नीचे 8 आ गया, तो 8 आने का मतलब है कि उसके ठीक ऊपर बैठा हुआ जो वेरिएबल है जब वो बेसिस में इंटर करेगा तो आपके मुनाफे को पर यूनिट 8 बढ़ा देगा, तो इसीलिए आप लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटर करा लेते हो, तो वो साफ सुथरा बता रहा है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर सेंस आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, लेकिन फिर भी अब सवाल अगर पूछा जाता है तो सवाल तो स्टैंडर्ड किताबों से पूछा जाएगा, और स्टैंडर्ड किताबें ये लेके चली हैं, तो इसलिए दिमाग को थोड़ा फ्री करके रखो, ये वाली कंडीशन दिमाग में रखना। क्लियर है ये बातें? अब ये बताओ, अपने दिमाग से सोच करके बताना, यहाँ ऊपर लिखते हो CJ, हाँ या ना, C1, C2, C3, C4 अप टू so on, ये तुमने लिख दिया। नीचे आप कैलकुलेट करते हो क्या, ZJ, तो यहाँ आप कैलकुलेट करते हो Z1, ये Z2, ये Z3, ये कितना Z4 अप टू so on। आपके लिए बेस्ट कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी बोलो। कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी होती है कि ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बना रहेगी, 0, यही तो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी है। अब दिमाग लगाओ, एक बात तो तय हो गई कि अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के किसी भी कोफिशिएंट में बदलाव करोगे तो आपकी ऑप्टिमैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास जो सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल था, वो ऑप्टिमल है, वो ऑप्टिमल रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी आपकी तबाह हो रही है, कैसे? मान लो थोड़ी देर पहले ये 6 था, ये कितना था 6, और ये जो आपका Z3 था, ये Z3 आपका कितना था 8 था, तो 8 में से 6 गए कितना 2। फिलहाल मेरे लिए Z3 माइनस C3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया है कि नहीं आया है, आया ना, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी सेटिस्फाई हो रही। सामने वाले ने एक बदलाव किया, सामने वाले ने कहा ये 6 नहीं है, आज के बाद ये 10 हो गया, आज के बाद ये कितना हो गया 10, अब जैसे वो 10 हुआ तुरंत ये कितना हुआ, 8 में से 10 निकालो कितना हो गया माइनस, क्या ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं, तो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के किसी कोफिशिएंट में बदलाव करते हो तो आपकी ऑप्टिमैलिटी तो डिस्टर्ब नहीं होगी, मतलब जो आपके सॉल्यूशन की फीजिबिलिटी है, जो सॉल्यूशन की व्यावहारिकता है वो खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन हाँ आपकी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी जरूर इससे खत्म हो जाती है, और कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी खत्म होती है तो इसका मतलब वो नए वेरिएबल को बेसिस में इंटर करने का मौका देती है, और आप यही नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि बदलाव इतना हो कि मेरा जो सॉल्यूशन आया है वही बरकरार रहे, उसमें बदलाव ना आए। आप लिमिट निकाल रहे हो कि भैया ऊपर वाला जो कोफिशिएंट है उसको किस हद तक बदलें कि मेरे को मेरा सॉल्यूशन बदलना ना पड़े। यही तो सेंसिटिविटी है कि आप किसी आदमी की नाक में कितना दम करो कि वो आपको थप्पड़ ना चले, यही सेंसिटिविटी है।
और एक हद के बाद आप इतना दम कर दो कि आपको गिरा के गंजबे करेगा, तो आपने सेंसिटिविटी से बाहर का रास्ता तय कर लिया है। मेरे को यही इतना पता करना है। आई बात समझ में? तो कुल व्यावहारिकता में ये बात निकल करके आ गई कि अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट में बदलाव कर रहे हो तो आपके फिजिबिलिटी पर, आपकी ऑप्टिमलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी बदलने जा रही है। क्लियर हुआ? और आपको यही बचाना है। ठीक, पूरे न्यूमेरिकल में मेरा टास्क ये हुआ, इसी को बचाना। चलो देखते हैं। लिखना, but however the optimality condition delta j is equal to zj minus cj is greater than or equal to 0 for all j which are satisfied for optimal solution xb before changing cj will not ब्रैकेट में लिखना necessarily will not necessarily be satisfied when cj is changed to cj कैप लगा दो, बदला हुआ सकता है। कह रहे हैं कि आपकी फिजिबिलिटी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑप्टिमलिटी आपकी सही सलामत बची रहेगी। किसको चेंज करने से? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट को बदलने से। लेकिन उनको बदलने से आपकी ये जो डेल्टा जे वाली रिस्ट्रिक्शन से ऑप्टिमलिटी कंडीशन, ये हो सकता है कि ये आपकी चेंज हो जाए। क्लियर हुआ? और ये चेंज हो जाए सेटिस्फाइड व्हेन cj इज चेंज्ड टू cj कैप। जब आप cj वेक्टर को कन्वर्ट करके क्या बना देते हो? cj कैप, मतलब आप 6 को बढ़ा करके 6.5 बना देते हो, तो आपका cj कौन है? 6 और cj कैप कौन है? 6.5 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? वो केवल बस अलग अलग नोटेशन दे रहे हैं। इसको ना दिमाग पे बोझ की तरह ना रखना कि मेरे को एक तो cj रटना है, एक तो cj कैप रटना है। कुछ नहीं रखना है तुमको। रटने जैसी कोई चीज है ही नहीं। सवाल लगेंगे तो बिल्कुल रटने से बाहर है। हाँ, थ्योरी तुमको समझना है तो थ्योरी ऐसे समझनी पड़ेगी। तुम लोग ना खुदा आपस में कोई दूसरा तुम लोगों के लिए आपस नहीं कर रखिया। तुम लोग यही गेट टुगेदर पार्टी ना किए होते तो एग्जाम की डेट ना होती। जैसे तुम लोग पार्टी किए उसी दिन डेट तुम इसी में परेशान हो कि शुक्ला सर रात में भेज दिए, ना भेजे होते तो कहती बताए नहीं। हम तो बोल दिए थे कैसे रात को बीत जाती। अच्छा, रात बीत जाती तो स्कीम सुबह गैपिंग वाली हो जाती। गलती यही की ना, पार्टी वार्टी नहीं करनी थी तुम लोगों को। सबसे बड़ी गलती अच्छा ये बताओ, पैर दर्द होना था नाचने के लिए हम कहते तुम लोगों को, तुम लोग मंगनी के पैर पाए थे ना। अब तुम लोग का जब पानी खुदाई चल रही थी, जब पानी में प्रैक्टिस करके लिखो फटाफट खत्म करो। दैट इज सॉरी ऑप्टिमलिटी नहीं, इनइक्वालिटी कर तो ज्यादा सही। ऑप्टिमलिटी हटाओ, ऑप्टिमलिटी द इनइक्वालिटी, दैट इज द इनइक्वालिटी, दैट इज द इनइक्वालिटी zj minus cj greater than or equal to 0 may change, ये बदल सकती है। may change ये बदल सकती है if cj is changed
CJ इज चेंज्ड। ऐसा हो सकता है कि जब आप CJ को कन्वर्ट करो तो CJ के कन्वर्ट करने पर आपकी ये जो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी है ये भी क्या हो जाए, चेंज। अब पहला केस हम डिस्कस करेंगे जब हम उस CJ में बदलाव करेंगे जो बेसिस में मौजूद ही नहीं, मतलब जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट में बदलाव करेंगे। केस फर्स्ट, पहला केस लिखना, केस फर्स्ट, पहला केस। केस फर्स्ट, चलो हेडिंग डाल दो, वेरिएशन इन CJ। केस फर्स्ट में लिखना वेरिएशन, हाँ हेडिंग है वेरिएशन इन CJ डज नॉट बिलोंग टू CB। हम उस CJ में वेरिएशन कर रहे हैं जो कि बेसिस वेक्टर में बिलोंग नहीं करता है। वेरिएशन इन CJ डज नॉट बिलोंग टू द CB। इसमें लिखना लेट, माना let CJ does not belong to the CB, it is changed, इसे बदल दिया जाता है, is changed to CJ plus डेल्टा CJ। चलो 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 लिखो लिखो फटाफट। माना CJ को बदल दिया जाता है किसमें, CJ प्लस डेल्टा से। अब ये मत सोचना डेल्टा CJ पॉजिटिव है, हो सकता है CJ को बढ़ाया गया हो और हो सकता है CJ को घटाया गया हो। बढ़ाया गया है तो डेल्टा CJ पॉजिटिव और घटाया गया है तो डेल्टा CJ नेगेटिव, इसीलिए उसको केवल और केवल डेल्टा CJ लिख दिया गया बस। ठीक, मान रहे हैं कि माना जो कोफिशिएंट CJ है वो चेंज करके CJ प्लस डेल्टा CJ कर दिया गया है। ठीक, लिखना सिंस XB is an optimal solution, XB is an optimal solution। क्योंकि हमको पता है कि जो कॉलम वेक्टर XB दिया गया है वो आपका कैसा सॉल्यूशन है, वो आपका बेस्ट सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो इसलिए ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल J। और अगर XB बेस्ट सॉल्यूशन है तो उसके लिए ऑप्टिमलिटी का क्राइटेरिया यानी नॉन नेगेटिविटी करें, ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा ही होगा। इसके बाद लिखना इफ, यदि इफ विद दिस चेंज, इस बदलाव के साथ यानी CJ का CJ प्लस डेल्टा CJ में बदलना, विद दिस, इफ विद दिस चेंज the optimality condition if with this change the optimality condition of XB is to be preserved, संरक्षित रहे, बची रहे, preserved is to be preserved, then आगे का काम मेरे साथ देखना। इस पे हम ये कह रहे हैं आप CJ को बदल करके CJ प्लस डेल्टा CJ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऑप्टिमलिटी का कंडीशन बदल गया, मतलब ZJ माइनस CJ जो कि सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं, उसमें से अगर एक भी आपका नेगेटिव होना चालू हो गया तो आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा, हाँ या ना। और आप चाहते क्या हो, आप रेंज पता करना चाहते हो जिस रेंज में रह करके इसमें कोई बदलाव ना करना पड़े, इतने आप पता करना चाहते हो। तो इसका मतलब यह है, आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए, बदलाव होने के बाद भी, किसमें बदलाव होने के बाद, ZJ में बदलाव होने के, CJ में बदलाव होने के बाद भी आपका ZJ माइनस CJ बदलना नहीं चाहिए, मतलब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बने रहना चाहिए। ये बताओ जब बदलाव नहीं हुआ, दिमाग चलाना, जब बदलाव नहीं हुआ तो आपने कहा ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 0। आप तो सॉल्यूशन ही तब बदलोगे जब ये कंडीशन पलट जाए। तो अब मैंने CJ में बदलाव किया, तो CJ में बदल दिया तो CJ हो गया CJ प्लस डेल्टा CJ। तो अब निकाला जाएगा ZJ माइनस CJ प्लस डेल्टा CJ निकाला जाएगा।
अगर आप चाहते हो कि आप उस दायरे में रहो जिस दायरे में आपको अपना सॉल्यूशन बदलना ना पड़े, तो निश्चित तौर पर बदलाव कितने हद तक किया जाए कि बदलाव करने के बाद इन दिस पॉइंट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या बनेगा, 0। हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि बदलाव आप ऐसा करो कि ZJ माइनस CJ माइनस डेल्टा CJ ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना बना रहे, 0। जरा डेल्टा CJ को इधर फेंको, तुमको पता चल जाएगा बदलाव क्या होना चाहिए। यानी डेल्टा CJ को आप इतना बदलो या CJ में आप इतने का वेरिएशन लाओ कि वो वेरिएशन कभी भी ZJ माइनस बंद हो गया है, ZJ माइनस CJ को पार ना कर पाए। क्लियर हुआ कि नहीं भैया? जब आप डेल्टा CJ को इधर लाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना? और सोचो वो किधर गया, जिधर मुंह बंद है, मतलब डेल्टा CJ छोटा रहे और ZJ माइनस CJ बड़ा रहे। तो अगर आप डेल्टा CJ जो आप बदलाव कर रहे हो इतना बदलाव करो कि वो ZJ माइनस CJ को पार ना कर पाए, तो ऐसे में आपका सॉल्यूशन पहले भी ऑप्टिमल था और अभी भी क्या बना रहेगा, ऑप्टिमल बना रहेगा और आपको आपका दायरा मिल चुका है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ZJ माइनस CJ कितना रहा होता, 4, तो डेल्टा CJ में जो बदलाव रहा होता वो 4 के बराबर या 4 से कम रहा होता। और 4 से कम कितना, 4 से कम कुछ भी, क्या उसने कोई लोअर बाउंड्री लगाई हुई है? तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के 4 तक के बीच में आप उसको चाहे जितना बदल दो, आपकी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी बदलने वाली। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये बदलाव आपको करना है। तो 4% दूसरा दिमाग में, तो 4% समझ में आया? चले लिखा जाए। हाँ, गणित में 100% होता नहीं है तो हम कहते हैं 100% समझ में आया कि नहीं होता। गणित में 100% होता नहीं, आपका धोखा है बस, केवल 2-4% होता है। एक सीरीज कन्वर्ज करती है, आप कभी उसके कन्वर्जेंट पॉइंट तक पहुंचते ही नहीं हो। हाँ या ना? हाँ या ना? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सो ऑन कहाँ कन्वर्ज करता है? 0 पर। पहुंच के दिखाओ उसके लास्ट वाले पॉइंट 0 तक। आप पहुंच नहीं सकते हो, पहुंच गए तो सीक्वेंस फाइनाइट, पहुंच गए तो सीक्वेंस कैसा, फाइनाइट, और सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितने, इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट है उसको कूदते फांदते आप पार नहीं कर सकते हो। बस आपको पता है, हो देखा जाता है। गांव हम बोलते नहीं, वो लौकत बा दूर से दिखाई देगा तो लौकत बा ना। तो बस अब क्या है क्या नहीं उससे फर्क नहीं है। जहां रह जाती है, छोटे बच्चे बहुत तेज करते हैं, वो जब एकदम झिलमिल करती हुई जाती है, खोपड़ी ऊपर से गुजरेगी तो बहुत तेज दिखाएगा उनको, और जब दूर पहुंच जाएगी वो देख झिलमिल लौकत बा, तो उसको देखेंगे दूर से, तो वो उनकी कन्वर्जेंसी का दायरा है। सबको दिखेगा ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही अपना चल लिखना भी शुरुआत करते हैं। हाँ, तो कितना निकल करके आया, लिखा गया इफ विद दिस चेंज, इस बदलाव के साथ द ऑप्टिमलिटी ऑफ XB इज टू बी प्रिजर्व, अगर XB की ऑप्टिमलिटी प्रिजर्व रहे, संरक्षित रहे, बची हुई रहे, देन तब निश्चित तौर पर देन आपके लिए ZJ माइनस कितना CJ प्लस डेल्टा CJ, ये जो आपका निकल करके आ रहा है, इसको अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बने रहना पड़ेगा, 0। इक्वेशन नंबर 3, इसको पॉजिटिव बने रहना पड़ेगा। नहीं समझ आया आपका? इतने गमजदा होकर के देख रही हो, हमको लगा शायद नहीं आया। आप लिखना सिंस, चूंकि नहीं समझे, पेपर में आता नहीं है ना, मन नहीं लग रहा पढ़ने। हाँ बच्ची, और अगर आ गया तो तुम लोग जो ये सोच रहे हो ना पेपर में आता नहीं, मन नहीं लग रहा है, सेंसिटिविटी तुम्हारे कोर्स का हिस्सा है, तुम इससे बाहर काहे के लिए हो। और जिस दिन किसी ने पेपर बना दिया और सेंसिटिविटी रख दी एक क्वेश्चन, फिर तुम लोग हम ही गरियाओ ना, पढ़ा रहे तो पढ़ाते, उनका खुदे पढ़ाने का मन नहीं था ना, वो सुन लिए हम लोग नहीं आएंगे तो क्लास छोड़ करके भागने वाले थे, तब ब्लेम करोगे। और सबसे ज्यादा यही होता है, जो चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता तुम लोग परेशान उसी को रहते हो। हाँ या ना? सही सलामत बताओ। हाँ तब भी परेशान यही जाने रहो ना, सुनो नहीं, ये साइकोलॉजिकल होता है ना, तुम्हारे साथ नहीं, एक सभी के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम होता है कि वो पूरा पढ़ लिए, 10 चैप्टर उनके हैं, 10 चैप्टर में उन्होंने 9 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, एक चैप्टर उनका रह गया। जो एक रह गया ना, वो इतना संतोष नहीं करेंगे, एग्जाम में ये एक अथवा में आएगा, इसको अथवा में निपटारा कर देंगे, नहीं, उनके दुपुछी पकड़ी हुई है। ये एक जो बचा हुआ है ना, ये ना उनको याद हो ना, चाहे चुली भाड़ में पढ़े तो नहीं है, ये एक वाले के लिए एग्जाम के एक रात पहले ना टॉम एंड जेरी की तरह आखियां वैसे ना दातून लगा करके खोले रखें, उसको ऐसे पढ़ेंगे।
अब वो आए उनको ना आए फॉरन आए। और ये मान के चलो एग्जाम टाइम में कोई भी नई चीज आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए, कोई भी नई चीज नहीं ट्राई करनी चाहिए। ये याद रखना हमेशा के लिए ना, लाइफ का अपना सिद्धांत बना लो, लाइफ का सिद्धांत बना लो। जो तुमको सबसे बेहतरीन तरीके से आता है उसको उतने ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। नया कुछ ट्राई मत करो। एक पहलवान से लड़ना है, तुमको लड़ना नहीं आता है, तुमको गुदगुदी लगानी आती है, गुदगुदी लगाना कैसे एग्जीक्यूट करोगे, बस यही सीखो। पता चला सामने वाला यों है, तुम्हारे जैसे उसको फाड़ोगे, तुम्हारे जैसे 12 तैयार होंगे, तुम उससे लड़ पाओगे। तुम गुदगुदी लगाओ, वो तुमको बेस्ट आती है, उसको अपनी पीठ पे खुजली करना नहीं आता है, फायदा उठाओ, मच्छर लेकर के जाओ ना, सीखो इस सब चीजों को। तुम नया काहे ट्राई करते हो? हम तो नहीं ट्राई करते। मेरा एग्जाम था, केमिस्ट्री का पेपर था, मम्मी आई ब्रेड सेक करके चाय वाय ले करके, मेरी दीदी थी ना, उनको पढ़ने की आदत थी, वो ऐसे पूरे कमेंट टहल करके पढ़ती थी ना। उनको जब देखो मेरी दीदी कैसे पढ़ती, वो अलग बात है, वो टॉपर रही है ना। हाँ, वो टॉपर रही, वो इंटर में भी टॉपर रही, वो अपने बीकॉम में भी टॉपर रही हैं ना, वो टॉपर रही है, ठीक है ना, वो टॉपर रही हैं। मेरे को उससे कौन सी जलन है, मेरी दीदी तो है घर में तो टॉपर है, वो ऐसे टहल टहल कर पढ़ी। मम्मी जब खाना लेकर के आए, कुछ लेकर के आए, वो रखे रखे ठंडा हो जाए, नहीं इनको पढ़ना है। मेरा पेपर था केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा डर मुझको जिसमें लगता था वो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मेरा बैक लगा था। सबसे ज्यादा डर मेरे को उसमें लगता था। लेकिन जब मम्मी ब्रेड सेक करके लेकर गई, हम क्या पहले खा लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि बैक तो लगना ही है। अब पता चले उसके लिए हम अपने सेकी हुई ब्रेड का टेस्ट बर्बाद कर दें। हाँ, मैंने इत्मीनान सिखाया है, मेरा बैक लगा है, ये भी है, मेरा बैक लगा है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बैक फॉर्म डाला हुआ है, 45 नंबर का पेपर होता था, बैक फॉर्म अप्लाई करके 45 में से 40 नंबर लिया है, तो 5 नंबर खाली कम हो गया था, वो मैंने दान में छोड़ दिया, चलो छोड़ देते हैं, नहीं तो वो भी ले लेते। डरना थोड़ी ना, जो होगा देखा जाएगा। और तुम लोगों को लगता होगा ना, नहीं सर झूठे भोकाल मारे, अपने टाइम में बहुत डरते होंगे। एक दिन हम यहाँ रहे, मेरे घर पे जाकर के पूछ लो, मेरे घर वाले भी कहेंगे राक्षस है, डरता हो तो पाइए नहीं। मेरे घर वाले कहेंगे, वो मेरे लिए एक ही सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, हाँ बस खाली राक्षस हो। लिखो सिंस, चलो जेड जे इज इक्वल टू, ये बताओ अब तुम सोच करके बताओ, जेड जे क्या लिखते हो? जेड जे क्या लिखते हो? मैट्रिक्स के फॉर्म में बताना, मैट्रिक्स के फॉर्म में जेड जे कैसे निकालते हो? नहीं, भूल गए ना, यही कहते हैं जो आता है वो एग्जीक्यूट करना सीखो, बाकी नया छोड़ दो। ये बताओ इधर कौन होता है? सीबी होता है, हाँ या ना? इधर कौन होता है? x1, x2, x3 ये होता है। तो जब आप जेड जे निकालते हो, इनका मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं करते? तो एक्चुअल में कौन होता है? सीबी इंटू एक्स जे होता है कि नहीं होता है? बस इतने तो पूछ है, और मुश्किल क्या पूछना? जेड जे इज इक्वल टू, यही बता रहे थे। अच्छा हम सबके नहीं, चलो लिखो जेड जे इज इक्वल टू सीबी इंटू एक्स जे, सीबी इंटू एक्स जे। ये हमको पता है कि जो आपका जेड जे होता है वो होता है सीबी इंटू एक्स जे, ठीक। और सीबी भी कौन मालूम? कोई मुझको बताएगा सीबी कौन मालूम? सीबी कौन मालूम? समेशन में मानो, समेशन में। ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट बेसिक वेरिएबल सीबी, हाँ या ना? तो इसके ठीक सामने पहली वाली रो होती थी, तो x1j, हाँ या ना? फर्स्ट रो जेथ कॉलम, फिर यहाँ कौन होता था? CB2, ये कौन सी रो है? सेकेंड रो, तो इसके ठीक सामने x2j। और क्या इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करते करते आपस में जोड़ देते थे कि नहीं जोड़ते थे? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं CBxj इज इक्वल टू समेशन, इसको लिख सकते हैं CBIxij। सहमत हो कि नहीं सहमत? गौर करना, 1 1 2 2 3 3 I और वो जेथ कॉलम का वेरिएबल है, हाँ या ना? तो CBIxij। और बेसिक वेरिएबल आपके कितने हैं? टोटल m है, तो आपका i कहां से कहां तक वेरी करेगा? I वेरी फ्रॉम 1 टू m। नोट करो, अपने दिमाग से सोच करके बताओ, तुमने बदलाव किसमें किया? बदलाव किसमें किया? वेरिएशन इन सीजे, राइट? बेसिक काम, वेरिएशन इन सीजे। लेकिन सीजे कौन है? सीजे उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है जो बेसिस में मौजूद नहीं है। यहाँ आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो?
यहाँ मल्टीप्लाई उन कोफिशिएंट से कर रहे हो जो बेसिस वाले के हैं, हाँ या ना। उधर बदलाव किसका कर रहे हो, नॉन बेसिक का, और इधर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, बेसिक वाले से। क्या दोनों का आपस में कनेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि आपका जड़जे नहीं बदलेगा, किसको बदलने से, जड़जे। सीजे को बदलने से आपका जड़जे बदलने वाला नहीं है। लेकिन सुनना, अगर यही बेसिस में होता, अगर ये किस में होता, बेसिस में, तो इसका मतलब ये हिस्सा होता सीबीआई का, और अगर ये सीबीआई का हिस्सा होता तो मल्टीप्लिकेशन में ये सब को बदलता कि ना बदलता। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका वेरिएबल बेसिस में नहीं है तो उसके कोफिशिएंट में बदलाव करने से आपके जड़जे पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं, इसी बात को लिखना है। लिखना सिंस, लैंग्वेज लिखो, सिंस ZJ which is equal to CB into XJ, CB into XJ does not depend on या upon, does not depend upon CJ which does not belong to the CB। चूंकि आपका जड़जे उस CJ पर डिपेंड नहीं करता है जो कि बेसिस वेरिएबल वाले कोफिशिएंट के हिस्से में नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब डेल्टा CJ लेस देन आर इक्वल टू, इसे इक्वलिटी से बोलना जड़जे माइनस कितना, CJ। भाई जब ये इंडिपेंडेंट हो गया तो अब मेरे को उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। डेल्टा CJ जो आपका होगा वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जड़जे माइनस CJ होना चाहिए। और जड़जे माइनस CJ को तुम लोग डेल्टा J बोलते आए हो, ठीक। तो इसका मतलब और शॉर्ट में लिख सकते हैं दैट इज, अर्थात जो आपका डेल्टा CJ है वो डेल्टा CJ लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा J। नोट कर लो, लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा, ठीक। इसका मतलब ये तय हो गया। फाइनल टच देंगे, ब्लैंक पेन से लिखना, फाइनल टच देंगे। फाइनल टच ये हुआ कि अगर आप उस वेरिएबल के कोफिशिएंट में बदलाव कर रहे हो जो वेरिएबल बेसिस में मौजूद नहीं है, तो वो बदलाव मैक्सिमम कहां तक चढ़ सकता है, डेल्टा J तक चढ़ सकता है। क्लियर। गिरने के लिए कोई लिमिट नहीं है, गिरने के लिए वो चाहे जितना नीचे जा सकता है, लेकिन अगर उसका चढ़ाव देखा जाएगा तो उसका चढ़ाव केवल और केवल कहां तक जाएगा, डेल्टा J तक, इसके ऊपर नहीं जाएगा। समझो इस बात को, समझो क्यों मैंने कहा डेल्टा J माइनस CJ आपका आ गया, मान लो J कितना आ गया, 8 आ गया, कितना है 8। आप इसमें बदलाव करो, भाई इसमें तो बदलाव होगा नहीं, हाँ या ना। हर थ्योरी में वेरीफाई कर दिए कि इसमें बदलाव करने से जड़जे में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जड़जे इससे पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो आप इसको बदलना चालू करो। इसको आप बदलोगे, मान लो अभी ये कितना है 2, आप इसको बढ़ा करके 3 कर दो, आप इसको बढ़ा के 3, और इसको मान लो जड़जे आपका निकल करके आया 10 में से 2 गए कितना 8, पॉजिटिव था, नॉन आपका ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा था। आप इसको बढ़ा करके 3 कर दो, क्या अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी माथे पर कोई शिकन नहीं पड़ने वाली। 4 करो, कोई शिकन नहीं। 5 करो, कोई दिक्कत नहीं। 6 करो, कोई दिक्कत नहीं। 10 तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे 11 पर निकलोगे तकलीफ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, क्लियर हुआ कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको CJ में वेरिएशन करना है तो CJ में वेरिएशन करने के लिए आपको ZJ माइनस CJ का ख्याल रखना पड़ेगा, इतने का। अगर ये 8 आ रहा है तो इसका मतलब है आप बढ़ाते 0 तक तो कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव में नहीं जा सकते। क्लियर है ये बात। इसीलिए लिखा गया कि आपका डेल्टा CJ हमेशा डेल्टा J से या तो कम होना चाहिए और या तो बड़ा होना चाहिए। अब ब्लैक पेन से लिखना, फाइनल टच दे रहे हैं। पहले केस को फाइनल टच दो, बोले thus if CJ does not belong to CB, thus if CJ does not belong to CB, अगर CJ CB का हिस्सा नहीं है, CJ does not belong to CB, ठीक, is replaced by, और ये बदला जा रहा है क्या, अभी नहीं, अभी तो टाइम है। is replaced by CJ plus delta CJ, is replaced by CJ plus delta CJ such that, छूटा है क्या, वापस मिला लेना जिसका छूटा है। बोले हैं thus if CJ does not belong to CB is replaced by
सीजे प्लस डेल्टा सीजे सच दैट, इस तरह से बदलाव किया जाता है, सच दैट, ये वाली बात, सच दैट डेल्टा सीजे लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा जे, डेल्टा सीजे लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा जे, then the optimal value then the optimal value of objective function then the optimal value of the objective function and the optimal solution as well will not be affected तो ऐसे में ना तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बदलेगा और ना तो आई हुई सॉल्यूशन की वैल्यू, दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बस शर्त एक ही है कि आप सीजे में जो बदलाव करो वो डेल्टा जे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका डेल्टा जे 15 है तो सीजे में होने वाला बदलाव 15 के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर आपका डेल्टा जे 18 है तो सीजे का बदलाव 18 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नीचे चाहे जितना जाए उसकी कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे चाहे जितना जाए। नीचे जाने का मतलब नेगेटिव सुनना। जैसे मैंने कहा जेड जे की वैल्यू आपकी 10 है और सीजे की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है। अगर जितना मर्जी उतना नीचे लेकर के जाना है, यही ना? तो अपने लोगों ने निकाला सीजे माइनस कितना, सॉरी जेड जे माइनस सीजे, और ये कैसा हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पॉजिटिव बना रहे हैं। चलो हम इसको गिराते हैं, सीजे को नीचे लेकर के जाओ, घटाओ सीजे को, जितना मन के उतना घटाओ। हम सीजे को उठा करके -15 तक पहुंचा दिए। कहां तक? -15। तो भैया माइनस माइनस आगे तो रहेगा पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं? आप इसको -200 पहुंचा दो, माइनस माइनस प्लस 200, फिर आपका पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हुआ? तो घटने के लिए -∞ तक आप गिर सकते हो। हाँ, -∞ नहीं ला सकते क्योंकि -∞ तक आप पहुंच नहीं सकते हो। तो लिखा जाता है कि जो आपका रेंज है वो -∞ से डेल्टा जे के बीच में रहेगा, इतने तक बीच में। क्लियर हुआ? ये बदलाव तब था जो बेसिस में मौजूद नहीं था। अगला बदलाव उसमें होगा जो बेसिस में मौजूद होगा। इसकी रेंज पता चली ना? न्यूमेरिकल में ऐसे ही रेंज बता देंगे इसकी। अगला सुनना, क्या करोगे तुम लोग ना, वो व्यावहारिक पक्ष से बंधे हुए हो। जो मेहमान आता है बड़ा सा सूटकेस ले करके आता है ना, उसका खास ख्याल रखा जाता है। आज उस सब के लिए गिफ्ट पैक लाया है, और जो मेहमान वैसे चलाया हाथ झुलाते हुए उसका गिफ्ट पैक भी। हाँ नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा ना, इनिशियल में तो गिफ्ट ही लाए होंगे। ऐसे ही तुम लोग जिस चैप्टर के बारे में तुमको दिख गया बहुत आया, उस चैप्टर को लाल टपकाते हुए पढ़ रहे हो, और जिस चैप्टर से अभी तक कुछ नहीं दिखा उससे नहीं। और वो रिश्तेदार जो कानपुर वाली बुआ होती हैं, खतरनाक वाली ना, वो या फैजाबाद बनारस वाली बुआ, वो अचानक से टपक पड़े और कोई तगड़ी वाली डिमांड बाद में रखें। किसके? जिसके बुआ ना उसकी मौसी आएंगी। रिश्ते थोड़ी खत्म हो रहे हैं। हाँ, तुम किस दुनिया में हो? इसकी मेरी है कि नहीं, इसीलिए तो हम आजाद, तभी कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल बस यही देते, अपने घर पे नहीं देते। पता है हमको भी, निकाला देश निकाला घोषित हो जाएगा, पता चलेगा ना, पापा कहेंगे एक काम कर बेटा ना, अब नया आशियाना बसा लो और यहाँ से दफा हो जाओ तुरंत का। केस सेकंड केस में लिखना वेरिएशन इन सीजे बिलोंग टू सीबी। हाँ, पापा का इतना कहना मानते हो तो आप हम कहाँ होते बताओ? ये वही आ गई फिर से। वेरिएशन इन सीजे बिलोंग टू द सीबी। पता है, वो भी हम अपने पापा को बहुत मानते हैं, इसलिए उनका कहा नहीं मान रहे। अगर हम वो भी मान लिए तो कमा वमा तो रहे नहीं है, नौकरी वोकरी तो कुछ है नहीं अपने पास, कर लिए शादी, फिर उसके बाद जो सामान खरीदना होगा अपने पापा से कहेंगे पापा, तो पापा हमारी तरफ देखेंगे ना लाए कहीं का करना।
फिर समझ और कुछ नहीं ना, फिर तो जुबान बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिर ना दिल से दिल मिल चुके मेरे और मेरे पापा को, निगाह से निगाह मिलते ही वो कहेंगे नालायक कहीं का, सफिशिएंट। फिर तुम लोग भी पढ़ने के लिए आओगे तो तुम लोग भी सुनोगे नालायक कहीं का, बाहर जा कहोगे नालायक कहीं का। बच्चे को क्या, अपनी बेइज्जती खुद कर लो, इतनी कर लो कि दुनिया करे भी तो तुमको कोई फर्क ना पड़े, बस इतने से ही जिंदगी चल जाएगी। वेरिएशन इन चीजें बिलोंग टू द सीवी। सुनो, अब हम बदलाव कर रहे हैं, अब हम उस कोफिशिएंट में बदलाव कर रहे हैं जो मेरे बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ठीक। और बेसिक वेरिएबल में किसी न किसी पोजीशन पर मौजूद होगा ये। जैसे अभी मैंने कहा सीबी वाले हिस्से में, याद रखो सीबी वाले हिस्से में मान लो इधर वेरिएबल इन बेसिस में यहाँ कौन मौजूद है x2, इधर कौन मौजूद है x1, इधर कौन मौजूद है x3, ठीक। इसके सामने जो होगा उसको नए नाम से जाना जाएगा CB। इसके सामने जो मौजूद होगा वो एक्चुअल में है C1 लेकिन उसका नया नाम होगा CB2, और इसके सामने जो होगा CB। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम क्या कर रहे हैं, इनमें बदलाव कर रहे हैं, सब में नहीं करेंगे, पर्टिकुलर किसी एक में करके देख रहे हैं। मान लो मैंने बदलाव कर दिया किसमें, CB2, तो हम पढ़ेंगे चेंज इन CB2, चेंज इन CB2। इसी तरीके से इन जनरल अगर आप आर्थ वाले को बदल दो तो आप पढ़ोगे चेंज इन CBR। इसका मतलब आप जिसमें बदलाव कर रहे हो, गौर से सुनना, आप जिसमें बदलाव कर रहे हो वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट में आर्थ प्लेस पर हो, ये कोई जरूरी, समझे कि नहीं समझे? मेन बात यही समझना। जैसे हम करें ये कौन है CB1, तो ये इधर कितना दिख रहा है 1, लेकिन ये मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किस नंबर का कोफिशिएंट होगा, दूसरे नंबर का, क्योंकि वो x2 का कोफिशिएंट होगा और x2 का कोफिशिएंट कौन होता है C2। जैसे हम इसमें बदलाव करें तो अगर हम इनकी तरफ से देखें तो मैंने बदलाव किया किसमें, CB2 में, लेकिन CB2 मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कौन है, C1 है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू C1। अब हम इसी बात को जनरलाइज करें, बदलाव मैंने किया इधर CBR में, बदलाव मैंने किसमें किया, CBR में। तो बताओ जब मैंने CBR में बदलाव किया तो क्या कोई जरूरी है कि मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में XR का कोफिशिएंट हो, कोई जरूरी है नहीं। तो हम इसको क्या कहते हैं, समझ में आएगा? मतलब ये किसका कोफिशिएंट रहा होगा, समझ में आई ये बातें? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैंने। चलें आगे, ये सबको समझ आया? किसी को जरा सा डाउट हो तो पूछ सकता है अभी का अभी, वरना ना ऐसे कौन सा डाउटफुल वाला गुब्बारा लेकर के घर जाओगे जिसमें सुई चुप होने की बात है, अभी उसमें सुई नहीं चुप हुई गई। चले आ गया समझ में? धन्यवाद तुम लोगों को, आप तुम लोग को ज्यादा समझदार हो गए। ऐसे टॉपिक पर, आसान टॉपिक पर तो तुम लोग कान जाते थे, ऐसे टॉपिक पर कह रहे हो आ गया आ गया। एग्जाम में ये इसका एक क्वेश्चन आएगा, हम तुमको लिखित में दे रहे हैं पक्का। नहीं आया ना, नहीं आया तो तुम लोग यहाँ दोबारा लौट के पढ़ने मत आओ। चलो अब नहीं तो क्या, नहीं आया तो उसको छोड़ देना, कह देना इनका पढ़ाया नहीं आया, नहीं आया दोबारा पढ़ने। अब आ गया तो पढ़ते रहे, नहीं हो चले आओगे। वेरिएशन इन CB लिखना आगे से CJ, और CJ को हम कह रहे हैं CBR। चलो लिखना है बस, फटाफट लिखो, बदलाव करें, इसी में रेंज बतानी है। सबसे खतरनाक यही है, अब तक जो था वो खतरनाक नहीं था। फिजिक्स की क्लास चलेगी, आते हैं सर? आते हैं पक्का चलेगी? सही में कहा देखो सर आए बच्चे, ऐसे देखेंगे नहीं आए हैं, आएंगे मतलब बैठे में पक्का। चलो लिखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, राम मालिक है। लिखना भी है, हम रखते हैं भी है ZJ इज इक्वल टू CB इंटू XJ, ZJ इज इक्वल टू CB इंटू XJ, ठीक। और अभी भी लिखे थे सिग्मा के फॉर्म में इसको, दिस इज इक्वल टू समेशन कितना था CBI और XIJ, जहां पर I वेरी करेगा 1 से लेकर के कहां तक, M तक। नहीं होगा कल इसका हम एक वीडियो लेक्चर देंगे जिसमें ये केस खत्म करके उसके बाद मेडिकल बताएंगे ना। हाँ नहीं अब तक नहीं देते थे,
अब सारी थ्योरी में बता दी, इसीलिए हम इसको रोक करके रखे थे। सर अभी नहीं है ना, इसीलिए हम इसको रोक करके रखे थे, क्योंकि ये थ्योरी अच्छा ये तो अपने दिमाग से सोचो, ये थ्योरी में दे दिया तो तुमको कुछ समझ आता, यहाँ सामने समझा रहे रुक रुक करके तो घुस नहीं रहा दिमाग में ना, सूजा ले करके जैसे मेरे को सुनना पड़ रहा है तुम लोगों का दिमाग, तो पैसे देते तो क्या होगा। Therefore if we change, therefore if we change, अगर हम बदलते हैं, if we change, therefore if we change CBR to CBR plus delta CBR, then ऐसे में अगर हम CBR को मतलब 8 नंबर वाले कोफिशिएंट को चेंज करते हैं, ये 8 नंबर वाला कोफिशिएंट कहाँ गिना जा रहा है, बेसिस में गिना जा रहा है, ठीक। अगर हम 8 नंबर वाले को चेंज करके CBR से कितना कर देते हैं, CBR प्लस डेल्टा CBR कर जाते हैं, then the value of अब अपने दिमाग से सोच करके बताओ, जेडजे को कैलकुलेट करने में आपने CBI का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था, आया। और उसी में से CB1, CB2, CB3, CBM कितने लोग हैं टोटल, M लोग हैं, M में से आपने केवल एक को बदला है, लेकिन उस एक को बदलने के बाद भी आपके सारे के सारे जर्जे चेंज हो जाएंगे कि नहीं चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो हर बार इन्वॉल्व होगा। तो इसीलिए लिख रहे हैं therefore if we change, अगर हम बदलते हैं CBR को CBR प्लस डेल्टा CBR करते हैं, then the value of ZJ is affected, वो प्रभावित होगी, the value of ZJ is affected, तब ZJ की वैल्यू प्रभावित होगी, and is given by और ये दी जाएगी, and is given by ZJ कैप बदला हुआ, ये ZJ कैप का मतलब बदला हुआ ZJ कैप इज इक्वल टू समेशन CBI, दिमाग चलाना, दिमाग टोटल जितने थे, इधर सुनना, इधर लिख रहे हैं CB1, इधर लिख रहे हैं X1J, इधर लिख रहे हैं CB2, इधर लिख रहे हैं X2J, CB3 X3J, चलते चलते CBR जिसमें बदलाव किया CBR और बदलाव कर दिया डेल्टा CB बदल दिया, और इसके सामने कौन है XRJ, और बाकी फिर ऐसे, ठीक। तो हम कैसे निकालते थे ZJ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे ही तो निकालते थे। हम इसको ना अलग से लिखेंगे और बाकी हम सब इकट्ठे लिख रहे हैं, यानी हम लिख रहे हैं समेशन CBJ या CBI XIJ, ठीक, जहां पर I वैल्यू करा रहे हैं 1 से लेकर के कहां तक, M तक लेंगे, I डज नॉट इक्वल टू R, क्यों, ये जो छूट गया ना ये वाला, उसको हम अलग से लिख रहे हैं, प्लस CBR प्लस डेल्टा CBR और मल्टीप्लाइड विद सामने वाला XRJ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना से सोच करके बताओ। अगर हमने इसको नहीं लिखा था, गौर करना, अगर हम ये नहीं लिखे थे तो हम इकट्ठे ठोक देते थे इसको पूरा, क्या लिखते थे, समेशन CBR XRJ और R वेरी 1 to n लिखते थे कि नहीं, क्योंकि सब 1 by 1 मल्टीप्लाई हो जाते थे। आज हुआ क्या, आज इसमें बदल दिया गया, डेल्टा CBR कर दिया गया, तो अब ये आपको समेशन पर बांधने नहीं देगा, तो जब समेशन पर बांधने नहीं देगा तो हम इसी एक वाले को रोक लेते हैं, लेकिन क्या बाकी समेशन पर बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे, तो बाकी समेशन पर बांध दिया और ये एक वाला अलग से करके दिखा दिया। सहमत हो कि नहीं सहमत, लिख सकते हैं। सफल नहीं करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बात कर लिए लोगों के ऊपर, सही लिख सकते हैं, तो हम लिखें फिर, ठीक है। ZJ कैप इज इक्वल टू CBI XIJ, ठीक, और यहाँ पर I वैरी फ्रॉम 1 to M, लेकिन शर्त है I डज नॉट इक्वल टू R, और प्लस तो अलग वाला लिख देना CBR प्लस डेल्टा CBR और फिर कितना XIJ। रवि सर कौन सा मैसेज आ रहा है, छुट्टी उठी है, पता नहीं क्या है, देखेंगे नीचे जाके।
लीजिए ये सब लोग हो गया। तो ये बताओ आप इस चेंज के साथ, इसी चेंज के साथ क्या हम जेड माइनस सी जे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? इसी चेंज के साथ लिखना आल्सो विद दिस चेंज, आल्सो विद दिस चेंज, विद दिस चेंज, इस बदलाव के साथ, आल्सो विद दिस चेंज ये बताओ जेड जे माइनस सी जे निकाले, दिमाग चलाना, जेड जे माइनस सी जे निकाले या जेड जे कैप माइनस सी जे निकाले? जेड जे कैप माइनस सी जे, क्योंकि आपका बदल चुका है पूरा जेड जे, ठीक। जेड जे कैप माइनस सी जे बराबर रखो भैया, जेड जे कैप रखो पूरा। जेड जे कैप कितना? समेशन सी बी आई और कितना एक्स आई जे प्लस कितना सी बी आर प्लस डेल्टा सी बी आर और फिर यहाँ कितना एक्स आई जे। ये तो आपका हुआ जेड जे कैप आया ना, और माइनस कितना सी जे, माइनस सी जे, और यहाँ लिख देना आई कैरी फ्रॉम 1 to m, लेकिन आई डज नॉट इक्वल टू आर। तुम घबराओ ना, अभी हम इसको बहुत आसानी से निपटा देंगे तुरंत, इससे घबराना मत कि ये दो हिस्से में चल रहा है, उसको ये हिस्सा पाएंगे। कौन सा? ये वाला? हाँ सॉरी, एक्स आर जे इधर भी दिए क्या? एक्स आर जे करो, वो 8 वाले को खाली अलग किए, एक्स आर जे होगा। सब लोग लिख चुके हैं? हो गया? चले आगे सुनो, दिस इंप्लाइज दैट जेड जे कैप माइनस सी जे इज इक्वल टू, खोपड़ी थोड़ा सा अगर सही सलामत चलाओ थोड़ा सा, तो हम इसको इकट्ठे बैलेंस कर देंगे। सुनो, यहाँ खाली i बराबर r की कमी है ना, आया ना? ये बताओ सी बी आर एक्स आर जे मल्टीप्लाई होकर इसके साथ ले सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको लिख सकते हैं एक झटके में समेशन i वेरी फ्रॉम 1 to m, गायब किया r वाला और वापस आ गया सी बी आई एक्स आई जे और प्लस, सुनो यहाँ से डेल्टा सी बी आर और एक्स आर जे, और पूरे के बाहर मैंने लिखा माइनस सी जे। सही किया या गलत किया? खतरा? जिसको जरा सी दिक्कत लगे वो इधर देखेगा, बहुत बहुत सिंपल सा काम है। यहाँ पर एक चीज की कमी थी, किसकी? आई इज इक्वल टू आर वाले। मेरे को पता चला ये जो आर्थ में बदलाव हुआ था ये सीबीआर प्लस डेल्टा सीबीआर था, तो सीबीआर यहाँ से खींच करके लाए थे, तो सीबीआर एक्स आर जे को यहाँ मल्टीप्लाई करके इसके साथ रख दिया और डेल्टा सीबीआर एक्स आर को यहाँ पर कर दिया। तो जिस आर की यहाँ कमी थी वो आर सीबीआर यहाँ पूरी कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है? और ये तुम पहचानते हो, ये कौन है? ये पहचानते हो, ये जेड जे है, हाँ या ना? यानी आपको मिला दिस इंप्लाइज दैट जेड जे कैप माइनस सी जे इज इक्वल टू, चलाओ ये कितना जेड जे आया ना, इसकी जगह पर मैंने लिखा जेड जे और ये कितना माइनस सी जे और ये कितना प्लस डेल्टा सी बी आर और एक्स आर जे। सही या गलत? ज्यादा तेज हो गया? समझ आई ये बातें? हाँ हाँ क्या? हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अभी नहीं, अच्छा एक्सपेंड करके समझा। अच्छा हमको किसी न्यूमेरिकल के साथ अभी नहीं, तुरंत सुनो। सारे लोग जिनको नहीं समझ में आया है वो समझना, वो सिंबल होता है ना, आपको सिंबल के साथ खेलने की थोड़ी सी मजबूती होती है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इधर समझना। ये लिखा जाता था CB1 मल्टीप्लाई करें CB1
X1J, सहमत हो कि नहीं सहमत हो? प्लस क्या होता था CB2 X2J, फिर प्लस CB3 X3J, चलते चलते सो ऑन, प्लस CBR XRJ, प्लस सो ऑन, प्लस CBM XMJ। ये होता था। मैंने सब में तो बदलाव किया नहीं, मैंने केवल किस में बदलाव किया है? केवल और केवल किस में? CBR में किया है बस। तो इसका मतलब मैंने लिखा CB1 X1J प्लस सो ऑन, देखा, प्लस CBR प्लस डेल्टा CBR और XRJ प्लस सो ऑन प्लस CBM XMJ। लिखा कि नहीं लिखा? और मैंने कुछ नहीं किया, ये वाला पैकेट मल्टीप्लाई करके सबसे बाहर फेंक दिया और बीच वाला जो बचा वो मेरा ऊपर वाला टर्म फिर से वापस आ गया। तो यही ऊपर वाला टर्म मेरा कौन था? समेशन CBI XIJ और I वैरी फ्रॉम 1 to M, जिसमें खुद कौन शामिल था? R शामिल था। आज की तारीख में ये रख लिया और इनको बाहर कर दिया। तो ये चीज और प्लस ये वाला हिस्सा कौन आ जाएगा? डेल्टा CBR XRJ, डेल्टा CBR XRJ। क्लियर हुआ सबको? क्लियर होगा? अरे तुमसे ज्यादा हमको इसको समझाने में डर लगता है। एक इधर उधर किए नहीं ना फिसलन पट्टी की तरह, तुम डायरेक्ट थम थे और फिर पता चला हमको तुमको निकालने में पड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर आने वाला नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ने में जितना स्टूडेंट रहता है उतना पढ़ाने में मास्टर रहता है। होते हैं कुछ टॉपिक ऐसे, ये हो गया रियल एनालिसिस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी हो गया ना, वो अलग ही दुनिया है उसकी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो गया, अलग ही दुनिया में खेलते हैं ये। चलो भैया, तो कुल मिलाकर के यहां तक आया ना, ZJ कैप माइनस CJ इज इक्वल टू दिस। आप बोले, आगे बोला जाए, इफ द सॉल्यूशन XB, लैंग्वेज लिखना, इफ द सॉल्यूशन XB रिमेन्स ऑप्टिमल, ये पूरा लिख चुके हो तो वहां, इफ द सॉल्यूशन XB रिमेन्स ऑप्टिमल, इफ द सॉल्यूशन XB रिमेन्स ऑप्टिमल, अगर आपका सॉल्यूशन XB रिमेन्स का मतलब बना रहता है, ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट, अगर आपका सॉल्यूशन उत्कृष्ट बना रहता है, रिमेन्स ऑप्टिमल, आफ्टर सच वेरिएशन, इस तरह के बदलाव के बाद, आफ्टर सच वेरिएशन then delta CBR must satisfy, छूटा, then delta CBR must satisfy the optimality conditions, delta CBR must satisfy the optimality condition। सोचो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका सॉल्यूशन अभी भी बेस्ट बना रहे। अगर आपका सॉल्यूशन बेस्ट बना है तो एक ही रास्ता है बस खाली, कि आपका ये जो ZJ कैप माइनस CJ निकला है बदलाव के बाद भी, ये अगेन ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना बना रहे? 0। तो इसका मतलब मस्ट सेटिस्फाई डेल्टा J कैप माइनस CJ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लिखा गया है इफ द सॉल्यूशन XB रिमेन्स ऑप्टिमल, अगर सॉल्यूशन XB अभी भी ऑप्टिमल उत्कृष्ट बना रहना चाहता है आफ्टर सच वेरिएशन, ऐसे बदलाव के बाद, देन डेल्टा CBR मस्ट सेटिस्फाई ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, और सामने लिखी गई है ZJ कैप माइनस CJ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, और अथवा और रखो, इसकी वैल्यू तुमको पता है, तो सामने मौजूद है, और ZJ माइनस CJ और फिर प्लस डेल्टा CBR और कितना है XRJ ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना बना रहे? 0। ठीक, हो गया। लेकिन ये बताओ, तुमको एक बात बहुत साफ सुथरी पता है कि ZJ माइनस CJ ऑलरेडी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, हाँ या ना? ऑलरेडी है, क्योंकि ZJ माइनस CJ तो आपने पहले निकाला था और उसने नॉन नेगेटिविटी उसने ऑप्टिमैलिटी को सेटिस्फाई किया हुआ है, यानी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इसी बात को लिखना, सिंस
बस ये खत्म हो जाता है। सिंस ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक, ऑलरेडी लेकिन मुझको पता है कि ZJ माइनस CJ ऑलरेडी कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक। सो अब ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहा है। सो ZJ माइनस CJ, ठीक, प्लस डेल्टा CBR x RJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब वो लेमा लगाने चल रहे हैं जो लेमा हम लोगों ने पीछे प्रूव किया था, उसी लेमा का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। देखना, नाउ अप्लाई प्रीवियस लेमा। हम बता रहे कैसे आप अप्लाई करोगे, कुछ चीजें रिप्लेस करेंगे बस हो जाएगा। नाउ अप्लाई प्रीवियस लेमा बाय रिप्लेसिंग ये बताओ जरा पुराना वाला लेमा देखो, पुराने लेमा में दो चीजें थी, डीजे और डीजे प्लस लैम्डा, हाँ या ना? यही था। इसके लिए कहा गया था ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बना रहे और ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बना रहे, तो लेमा वैलिड होगा, हाँ या ना? तो दो चीजें चाहिए, एक डीजे और दूसरा डीजे प्लस लैम्डा, दो चाहिए। तुम गौर करो, दोनों मिला, एक मिला ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, हाँ या ना? और फिर उसमें वेरिएशन किया गया लैम्डा, तो ZJ माइनस CJ प्लस लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? 0। क्या दोनों चीजें डिट्टो इसी लैम्डा वाली बात तो कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं? तो लैम्डा अप्लाई करते हैं, और लैम्डा अप्लाई करेंगे तो जहां डीजे था डीजे को रिप्लेस करेंगे किससे? ZJ माइनस CJ से, क्योंकि पहला क्या था, डीजे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, डीजे प्लस लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जगह पर कौन है? डेल्टा CBR x आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? इसीलिए वो लैम्डा यहाँ पर वैलिड होगा, और इसीलिए वो लेम्मा वहां पर पढ़ाया गया है। लैम्डा बार बार बोल रहे हैं ना, गड़बड़ हुई है। क्या लिखे फिर? लिखे क्या? बाय प्रीवियस लेमा, या क्या लिखे थे? लैंग्वेज बोलो। नाउ अप्लाइड प्रीवियस लेमा बाय रिप्लेसिंग। अब रिप्लेसमेंट देखो, उसी लेमा में हम लोग जाएंगे और उस लेमा में जहां पर डीजे रखा गया है उस डीजे को रिप्लेस कर देंगे बाय रिप्लेसिंग डीजे, किससे? ZJ माइनस कितना? CJ से। और जो आपका डीजे डैश है, डीजे डैश को रिप्लेस करेंगे किससे? XRJ से। डीजे डैश रिप्लेस करेंगे किससे? XRJ से। एंड लैम्डा को रिप्लेस करेंगे, लैम्डा को डेल्टा CBR से। ठीक, तीन बदलाव करेंगे पूरे लेमा में। पहला बदलाव, डीजे को रिप्लेस करेंगे ZJ माइनस CJ से। अब लेमा ओपन कर लेना, हम लिखने चल रहे हैं। दूसरा, डीजे डैश जहां था उसकी जगह क्या रख देंगे? XRJ। और तीसरा, लैम्डा की जगह क्या रखेंगे? डेल्टा CBR। और लेमा देखना तो आपको लिमिट बता देगा किसके बीच में अपने को बांधना है। ये बनेगा मैक्स। लेमा में अगर तुमको याद हो, लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमा था, राइट हैंड साइड में मिनिमा था, हाँ या ना? बोल रहे ये पलट के देख लो। मैक्सिमाइज ओवर J XRJ, और XRJ ग्रेटर देन कितना? 0, और ब्रैकेट के अंदर में माइनस डेल्टा J डिवाइडेड बाई XRJ इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा CBR, क्योंकि बीच में लैम्डा भरा जाता था, डेल्टा CBR, और डेल्टा CBR लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ J, और जहां पर इस बार XRJ आपका क्या होगा? XRJ आपका लेस देन 0, ब्रैकेट के अंदर में माइनस डेल्टा J डिवाइडेड बाई XRJ। मिल गई अपने को वेरिएशन लिमिट। इसी दायरे में रह करके अपने को बदलाव करना है, बस भैया यही बदलाव है। यानी अगर आप डेल्टा CBR को बदलना चाहते हो तो आप ऐसे बदलोगे। अब रही बात ये डेल्टा J XRJ कैसे निकाला जाएगा, उसकी तुम टेंशन ना लो, वहां तुम उसकी टेंशन ना लो, वो बहुत आसानी से है। बस मेरी सारी थ्योरी यहीं पर आकर के खत्म हो जाए, सारी थ्योरी यहीं खत्म, टेंशन फ्री हो। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि जिस रेंज में बदलाव हो, किसमें?
कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, जिस रेंज में बदलाव हो कि आपकी ऑप्टिमलिटी डिस्टर्ब ना हो, तो आपकी मजबूरी है आपको उसका बदलाव इसी रेंज के बीच में करना पड़ेगा, इसी रेंज के बीच में। क्लियर हुआ? इसी पर रोको, कल तुम लोगों को इसके सवाल देंगे, कल सवाल लगा। हाँ कल संडे, सवाल देने में क्या कर रहा है, कल सवाल देंगे लगा करके लेक्चर। ठीक, सारी थ्योरी खत्म हो गई भैया? नहीं आना नहीं है, आना नहीं है, बस खाली चैनल पे रहना बस ना। हमने क्या ना मेरी बात मानो तो अभी आओ, मेरी बात मानो तो अभी आओ, जो तुम लोग मानोगे नहीं तुम लोग पता है। हाँ यार तुम तो क्या नहीं जान पाए। अभी नहीं बढ़ रहा है सर, हाँ? अभी बढ़ नहीं रहा है, कोई सब्सक्राइब नहीं किया। अरे वो हम छपरी बनेंगे तभी बढ़ेगा, उसके पहले नहीं बढ़ेगा ना। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर तभी बढ़ेंगे जब हम बार बार रन करके एकदम छपरी बन जाएंगे, तब, उसके पहले नहीं। सीरियस सीरियस आप लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं, इसी पे मिल जाएगा।